नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के झारखंड दौरे पर हैं। अभी राष्ट्रपति देवघर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हो रही हैं। यहां राष्ट्रपति एमबीबीएस के छात्रों को मेडल देंगी। देवघर के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति शाम को रांची पहुंचेंगी। यहां राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगी। रांची से कल सुबह राष्ट्रपति दुर्गापुर जाएंगी। वहां से हेलीकॉप्टर से धनबाद पहुंचेंगी। कल धनबाद में राष्ट्रपति आईआईटी आईएसएम के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर देवघर, रांची और धनबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीनों जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तो देखिए, मनीष दुबे हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। मनीष, अभी राष्ट्रपति कहाँ है, क्या कार्यक्रम उनका? देवघर एम्स पहुंच गई हैं। अभी विश्राम करने के बाद 3 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा। दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है। देवघर एम्स का पहला ये दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है। हालांकि पिछली बार एक बार कैंसिल हो गया था ये कार्यक्रम, लेकिन अभी फिर से एक बार आज जो है ये कार्यक्रम को किया जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद सारी सुरक्षा व्यवस्था है। देवघर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से देवघर एम्स पहुंची हैं और विश्राम के बाद 3 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। जी चलिए, शुक्रिया मनीष इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है और झारखंड स्वागत कर रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जब झारखंड पहुंची तो कैसे उनका स्वागत किया गया और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम। अब देखिए, कल आईआईटी आईएसएम धनबाद का 45वां दीक्षांत समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टॉपर्स को मेडल देंगी। राष्ट्रपति के अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आईआईटी आईएसएम को आकर्षक तरीके से सजाया भी गया है। सुरक्षा की व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन को लेकर के कहीं किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की चूक की गुंजाइश नहीं हो। साथ ही यहाँ के पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कन्वोकेशन में माननीय राष्ट्रपति महोदया जो है आ जाएंगी और हमारे साथ 1.5 घंटे कार्यक्रम मसल में रहेंगी और बच्चों के 20 बच्चों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगी और बाकी लगभग 1250 बच्चे इस बार कन्वोकेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो अभी तक का हाईएस्ट टर्नआउट है। धनबाद के आईआईटी आईएसएम के 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त को शामिल होने वाली है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार भी शामिल होंगे। और आईएसएम में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आईएसएम के लोअर ग्राउंड में यह कार्यक्रम आयोजित होना है और यहाँ पर 8 जो है ग्रीन रूम बनाए गए हैं। ग्रीन रूम में खास करके झारखंड की संस्कृति को भी पेंटिंग के द्वारा दर्शाने का काम किया गया है। इसके अलावे जो है तो लोअर ग्राउंड में जिस स्थान पर कार्यक्रम होना है उसे भी अंतिम चरण की तैयारी दी जा रही है। बरवड्डा हवाई अड्डे से लेकर धनबाद आईआईटी आईएसएम तक 78 गेट बनाए गए हैं और वहाँ पर पुलिस के सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही साथ आईआईटी आईएसएम तक के रास्ते में झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए पूरी तरीके से दीवारों को पेंट किया गया है। अब 1 अगस्त को जब राष्ट्रपति यहाँ आगमन होंगी और उनका कार्यक्रम होगा, उस समय यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। कल से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। उसके पहले आज स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए। इस बार मॉनसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट सरकार सदन में लेकर आएगी। सत्र के दौरान सरकार की ओर से विधेयक भी लाए जा सकते हैं। इधर सर्वदलीय बैठक के अलावा आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होनी है। विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायक कल बैठक करेंगे। 1 से 7 अगस्त के बीच मॉनसून सत्र के हंगामेदार होने के
पूरे आसार हैं। तो देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है कल से और इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें सभी दलों ने हिस्सा लिया। सदन को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए इसको लेकर के मंत्रणा की गई। इसके साथ साथ आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक दोपहर 3 बजे होनी है और कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बार का ये मानसून सत्र पर मुझे उम्मीद है कि काफी बारिश हुई है। राज्य के सभी माननीय सदस्यों ने इस अतिवृष्टि को बहुत करीब से देखा है और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि हंगामा करके कोई चीजें हासिल होती हैं और सरकार संवेदनशील है। राज्य की जनता के प्रति यहाँ के चाहे वो शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों और हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी सरकार को सहयोग करेगी। निरंजन कुमार सिंह हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। निरंजन, मानसून सत्र को लेकर के रणनीति क्या बनी सर्वदलीय बैठक में और क्या तैयारी है? कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, लोजपा के विधायक और कांग्रेस के विधायक प्रतीक यादव सहित नेता मौजूद रहे। इसमें सबसे अहम बात ये रखी गई कि जो अतिवृष्टि हुई है इस बार झारखंड में, उसको लेकर के किसानों के नाम इस सत्र रखा जाए। हालांकि इस पर सभी दलों की सहमति बनी और इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने रखा बैठक में और सभी ने सहमति जताई। क्योंकि अल्पकालीन सत्र है और सत्र की समाप्ति 7 तारीख को हो रही है। 6 अगस्त को सेकेंड हाफ में यानी के बाद ये जो सत्र रखा जाएगा वो किसानों के लिए रखा गया है और इसकी सहमति बन गई। हालांकि कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, इस पर भी चर्चा होगी क्योंकि सभी दल को शामिल इसमें किया जाता है और निश्चित तौर पर इस बार जो अल्पकालीन सत्र रखा गया है इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस अल्पकालीन सत्र में जो संसदीय कार्य की परंपरा रही है वह बहुत कम हो पाएगा। लेकिन इस सवाल पर जब संसदीय कार्य मंत्री से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सत्र छोटा या बड़ा होने की बात नहीं है, काम सुचारू ढंग से संचालन होना चाहिए, इसमें सभी दलों की सहमति होनी चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई हो पाएगी। अब हल्ला हंगामा होने से सदन का व्यवधान होता है, कोई भी विधेयक पास नहीं हो पाएगा, कोई भी कार्य का संचालन नहीं हो पाएगा। इससे व्यवधान उत्पन्न करना सार्थक तौर पर से विपक्ष की चल बिल्कुल। तो तैयारियों पर, रणनीतियों पर चर्चा की गई और देखिए, छोटे मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लॉ एंड ऑर्डर, घुसपैठ, मैया सम्मान, रोजगार, घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां विपक्ष से सार्थक चर्चा की अपील कर रहा है तो वहीं विपक्ष का कहना है कि वो जनता के मुद्दे को सदन में उठाएगा। देखिए, हमारे विधायक दल की बैठक होगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सारे मुद्दे पे चर्चा होगी और तय होगी पूरी रणनीति। लेकिन जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो गई है, जिस तरीके से आतंकी मॉडल झारखंड में पकड़े जा रहे हैं और पूरे झारखंड में अव्यवस्था का माहौल है, मुझे लगता है इन सारे मुद्दों पे बड़े पैमाने पे चर्चा होने की उम्मीद है। बहरहाल जो अंतिम इश्यूज है वो विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। देखिए, मुद्दे तो पक्ष विपक्ष के अलग अलग मुद्दे होते हैं और मैं समझता हूं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो पूरी तरह से घिरते हुए नजर आएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन विधेयकों को हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके भेजा है, उन विधेयकों पर वो चुप्पी साधे बैठे हैं। केंद्र की सरकार मनमानी कर रही है, सरना धर्म कोड लंबित है। विपक्ष अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करता है तो कहीं न कहीं राज्य मजबूत होता है। तो विपक्ष अगर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करेगा तो बेहतर रहेगा। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू इस विधानसभा में मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाएंगे। पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है।
कि मैया सम्मान योजना की अगर बात की जाए, जो इनकी सबसे जो है बड़ी योजना थी और उसको लेकर भी बड़ा बजट जो है इन्होंने पेश किया था। पर अभी अगर आप धरातल पर देखें तो कितनी महिलाएं अभी जो है कार्यालय के चक्कर काट रही है, आपके बैंक के चक्कर काट रही है, कि उन्हें सिर्फ पता चल जाए कि आखिर दिक्कत कहाँ पे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। जेएमएम और कांग्रेस इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेवार बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि वो देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। आयात निर्यात होता है तो उसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो शुल्क लगाया है, अब ट्रंप जी एक बार फिर पलटे हैं और कहा है कि इस महीने के अंत तक, यानी जुलाई नहीं अगस्त के अंत तक एक बार फिर पुनर्विचार होगा और इस पर हम देखेंगे। लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से, अपनी नीतियों से अब कोई समझौता नहीं करता। अगर कोई हम पर इस तरीके का एक तरफा टैरिफ लगाएगा तो हम भी वैसे ही एक्शन लेने को मजबूर हो जाएंगे। और अब इस बार टैरिफ और जुर्माना दोनों पूछना चाहिए यशस्वी प्रधानमंत्री से, सवाल जवाब होनी चाहिए। और जो उनके दल के लोग हैं, वो प्रवक्तागण, वो बताएं क्या यही दोस्ती है? भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया तो हमें लगता है कि ये प्रधानमंत्री की कमजोरी है, बेबसी है। और पलामू से इस बीच बड़ी खबर, जहां खुखड़ी खाकर 9 लोग की तबीयत बिगड़ी है। एमएमसीएच में सभी बीमार भर्ती कराए गए हैं। सभी की हालत खतरे से बाहर है। चैनपुर के रबदा केवल टोला की घटना सामने आई है, तो पलामू से बड़ी खबर, जहां खुखड़ी खाकर 9 लोग की तबीयत बिगड़ी है। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एमएमसीएच में इनका इलाज कराया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। चैनपुर के रबदा केवल टोला की घटना है। राहत की खबर कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। तो देखिए, पलामू की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए खुखड़ी खाने के बाद से 9 लोग की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद इनको एमएमसीएच में अभी भर्ती कराया गया है। तस्वीर जो देख पा रहे हैं उसमें कई महिलाएं जो हैं वो दिख रही हैं और छोटी बच्चियां भी हैं, कई पुरुष जो हैं वो भी शामिल है। नीलकमल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीलकमल, अभी जिनकी तबीयत खराब है वो अभी कैसे हैं? जी, आपको बता दूं कि ये मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के रबदा गांव की है, जहां पे जंगल से खुखड़ी लाकर 2 अलग अलग परिवार के लोग इसको बनाकर खाए थे। उसी में ये बीमार हुए हैं और अभी फिलहाल जो उनके स्वास्थ्य की बात करें तो खतरे से बाहर हैं, क्योंकि वो गंभीर हालत में लाए गए थे एमएमसीएच में, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत में सुधार हुई है। तो जो चिकित्सक बता रहे हैं कि जो जंगली खुखड़ी होता है वो देख समझ के खाना चाहिए, लेकिन जो सैंपल इन्होंने लाया था चिकित्सक को दिखाने के लिए, चिकित्सक ने ये बताया कि ये जहरीला खुखड़ी के श्रेणी में आता है और उसी को ये लोग बना के खाए थे। उसके बाद ये बीमार पड़े थे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। अभी फिलहाल अगर इनके स्वास्थ्य की बात करें तो खतरे से बाहर है और ये इलाज, चलिए बिल्कुल, तो राहत की बात की, खतरे से सभी बाहर है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अब बात रांची के हटिया डैम की। इस साल औसत से ज्यादा बारिश होने के कारण हटिया डैम का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। डैम से पानी निकालने के फाटक खोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। गेट पर ज्यादा दबाव के कारण चेन पुलिंग सिस्टम से खोलने की कोशिश हो रही है। डैम में पानी का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए बेहद सावधानी से फाटक खोला जाएगा। आखिरी बार साल 2009 में हटिया डैम का फाटक खुला था। अभी वहां क्या हालात हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। धुरुआ डैम का जल स्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, लेकिन अब तक फाटक नहीं खुल पाया है। बता दें कि फाटक नहीं खुलने के पीछे कई तरह की जो बातें हैं वो भी आई हैं। खासतौर से जो बोल्ट है वो लूज हो गया था और वो बोल्ट जो है वो टूट भी गए थे, जिस वजह से फाटक नहीं खुल पाया था। 2 दिन पहले ये पूरी कवायद चली, लेकिन फाटक नहीं खुल पाया। अब देख सकते हैं यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही तमाम जो परेशानियां हैं इस फाटक को खोलने को लेकर, उन परेशानियों को दूर कर लिया जाएगा और फाटक को खोल दिया जाएगा। क्या कुछ काम हो रहा है यहाँ पर? कैसे फाटक खोलने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं?
फाटक खोलने के लिए न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये क्या हो रहा है? स्टैंड बना रहा है, चैन कुप्पी लगेगा इसमें। चेन कुप्पी क्या होगा उसको? वो कुछ वो भी सहारा देगा, कुछ ही देगा। अच्छा, और ये बोल्ट जो टूटा था कि क्या हुआ था? वो बोल्ट जो टूटा था वो लग गया, स्लिप हो गया था। हाँ अब ठीक है? ठीक है। तो कब तक उम्मीद की जाए कि सब ठीक हो जाएगा? अब हम लोग करियर है, जितना देरी में हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। वेल्डिंग जो है वो की जा रही है। एक ये पिलर लगाया गया है ताकि यहाँ पर एक चेन पुलिंग सिस्टम जो है वो काम किया जा सके, जिससे कि फाटक को उठाने में जो है सहूलियत मिल पाए। खासतौर से हम जानने की कोशिश करेंगे, ये जो पानी का दबाव है काफ़ी बढ़ा हुआ है, यही कारण है कि ये सपोर्ट सिस्टम किया जा रहा है। पानी के वजह से पानी का दबाव पड़ रहा है गेट पे, उसके कारण नहीं गेट उठ पा रहा है। नहीं उठ पा रहा है। अब देखना होगा कि ये सपोर्ट सिस्टम कब तक तैयार होता है और फिर उसके बाद कब तक इस फाटक को खोला जाता है ताकि डैम को सुरक्षित किया जा सके। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब बात बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। गुमला के डुमरी प्रखंड के लुचूत पाठ मध्य विद्यालय में न सरकारी शिक्षक हैं, न स्कूल भवन ठीक है, न स्कूल में किसी तरह की कोई व्यवस्था है। स्कूल पर भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बरसात में छत से पानी टपकता है। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में 115 बच्चों का एडमिशन है। अभी 2 पारा शिक्षक इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल तक पहुंचने वाली सड़क भी जर्जर हो गई है। शिक्षक और बच्चों को यहां तक पहुंचने में भी काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण मिड डे मील भी समय पर नहीं बन पाता है। यहां के लोग शिक्षा मंत्री पर स्कूल पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। स्कूल में पानियों न खे, रोड में भी समस्या है। खमर है बहुत दिक्कत रोड है। 2 किलोमीटर आगे जाइए पानी लाने छुआ उनके पियाए तब हल पानी पियन छुआ बने। और रोड में भी बहुत खराब है, कोनो गिरला तो कोई उपाय न कैसे लखे रोड ही खमर गाँव। हमारे विद्यालय लुचुत पाठ में किसी का भी सुविधा नहीं है, ना पानी का सुविधा है, ना शौचालय का सुविधा है, ना शिक्षक का सुविधा है। यहाँ पर 115 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पारा टीचर 2 ही हैं। कोई सरकारी शिक्षक भी नहीं देते हैं, आवे नहीं किए हैं। अब खबर चाईबासा से है, जहां गोइलकेरा के सारूगढ़ा पंचायत के बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। घर से स्कूल के रास्ते में नदी पड़ती है। बारिश होने पर नदी में उफान आ जाता है। ऐसे में स्कूल जाना इनके लिए खतरे से कम नहीं है, लेकिन नदी पर पुल नहीं होने के कारण बच्चों को पैदल नदी पार करना पड़ता है। बाकी मौसम में तो ठीक है, लेकिन बरसात में नदी को इस तरह से पार करना बेहद खतरनाक है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।